हेलो बच्चों, मैं रामरतन द्विवेदी, आरआरडी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, आयनिक साम्य यानी आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसी भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, हर साल उससे क्वेश्चन आता है। तो आयनिक साम्य पढ़ने के पहले, अपन स्टार्ट करने के पहले कुछ छोटी छोटी चीजें बात करेंगे। ठीक है, जैसे वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, देखिए वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। देखिए हिंदी में क्या है कि हिंदी तो आप पढ़ रहे हैं ठीक है, बट इंग्लिश भी आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको वहां इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी बेटा। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश भी आइडिया होना चाहिए। जैसे अपन ने कहा आयनिक साम्य है, तो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो वैद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसा यौगिक जो आयंस में टूट जाता है, समझे? ऐसा यौगिक जो आयंस में टूट जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। या कहें कि ऐसा यौगिक जो अपने आयंस में टूटने से इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत करंट को प्रवाहित करने देता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी ऐसा यौगिक जो आयन में टूट जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। चेक करो बेटा, ये देखो। ठीक है, अब क्या होता है कि वैद्युत अपघट्य जो होता है दो तरह से होता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य जो है दो तरह का होता है। कैसे समझे? वैद्युत अपघट्य दो तरह का, एक होता है वास्तविक वैद्युत अपघट्य, वास्तविक वैद्युत अपघट्य को हम लोग ट्रू इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और दूसरा होता है आभासी वैद्युत अपघट्य। ठीक है, सूडो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसी को कहीं कहीं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विभव वैद्युत अपघट्य, विभव वैद्युत अपघट्य। ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। वैसे ज्यादा ये वाला टर्म यूज किया जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। अभी वो यार वास्तविक वैद्युत अपघट्य और विभव वैद्युत अपघट्य क्या है? देखो वास्तविक वैद्युत अपघट्य क्या होता है? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा वैद्युत अपघट्य, ऐसा वैद्युत अपघट्य जो अपने मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ फॉर्म, अपने मोल्टन स्टेट पिघला हुआ जो अपने मोल्टन स्टेट तथा
जली विलयन दोनों में धारा, धारा मतलब होता है करंट, धारा प्रवाहित होने देता है, उसे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, जो अपने मोल्टन स्टेट तथा जलीय विलयन दोनों में धारा प्रवाहित होने देता है, उसे हम ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है समझे? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ऐसा वैद्युत अपघट्ट, ऐसा वैद्युत अपघट्ट जो केवल अपने जलीय विलयन में ही, जलीय विलयन में ही धारा प्रवाहित होने देता है, उसे पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चेक करो बेटा, ये देखो, तो ऐसा वैद्युत अपघट्ट जो अपने केवल जलीय विलयन में, उसके फ्यूज्ड फॉर्म यानी मोल्टन स्टेट, पिघले हुए फॉर्म में वो आप वैद्युत अपघट्ट की तरह वर्क नहीं करता, उसे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चेक करो। अब इसके बाद अगर बात करें, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी पता ही है आपको, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं समझो। प्रायः आयनिक, प्रायः आयनिक यौगिक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। प्रायः आयनिक यौगिक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCl2 etc। क्या भाई समझ में आया? अब जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल इसके CH3COH, HCl, NH4OH, ये सब बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? एक तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर और आगे बात करें कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्ट ना बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के फिर होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं इसको? प्रबल वैद्युत अपघट्ट। देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। अभी वो यार, प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है जिनमें 100% आयनीकरण होता है। आयनीकरण, 100% आयनीकरण होता है। ठीक है, 100% आयनीकरण का मतलब 100% आयंस में टूट जाता है, उसे हम
प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आया दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, तो आंशिक आयनीकरण, आंशिक आयनीकरण होता है। चेक करो, जिनमें आंशिक आयनीकरण होता है, आंशिक आयनीकरण 10% आयोनाइज हो गया, 20% आयोनाइज हो गया, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब और आगे अगर बात करें कि बात जरा समझिएगा बेटा। सो होता क्या है एग्जैक्टली में कि भाई प्रबल दुर्बल ये तो समझ में आ गया। अब हम लोगों को जो पढ़ना था वो पढ़ना था आयनिक साम्यावस्था। तो देखो, अगर प्रबल वैद्युत अपघट्ट की साम्यावस्था की बात करें, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए अगर बात करें कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए कहानी समझिए कि अगर आपके पास प्रबल वैद्युत अपघट्ट है लाइक NaCl, अगर NaCl को आप ब्रेक करोगे तो Na+Cl- बनेगा। अब जब आपने NaCl को ब्रेक किया तो Na+Cl- बना। अगर आप देखो इसका C मोलर मान लो बिगिनिंग में ये 0 था, क्योंकि ये प्रबल है, प्रबल का मतलब ये 100% आयंस में टूट जाता है, तो इसका मतलब ये बचेगा 0 और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C। क्या भाई बात समझ में आ रही है? यहां तक कहानी क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो क्या कर रहे थे हम लोग कि 100% आयोनाइज हो रहा है, तो 100% आयोनाइज हो रहा है, तो देखो ध्यान से कि अगर इसका के इक्विलिब्रियम निकाले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में निकाले थे Na+Cl- NaCl, कायदे से तो यही लिखना चाहिए। अब इसका क्या लिखोगे बेटा, C × C/0। अब बात जरा समझी जाए, क्या कहेंगे कि ये जो के इक्विलिब्रियम है डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है? अगर डिफाइंड है तो इनफाइनाइट है। समझो होता क्या है, ये जीरो जो होते हैं ना बेटा, ये जीरो जो है ये हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज तो आप समझते ही है, पूर्वज। अब पूर्वजों का भी नीचे थोड़ी ना रखते हैं, पूर्वजों को तो ऊपर लगा के माला वाला टांगते हैं यार। यानी ये जो है डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट की साम्यावस्था परिभाषित नहीं है। मतलब ये हुआ कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की साम्यावस्था परिभाषित नहीं है। मतलब कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट का जो साम्यावस्था है उसको आप परिभाषित नहीं, का मतलब लिख नहीं सकते, उसको इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, सो अब अगर हम बात करें कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की बात की जाए, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, तो देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अगर बात करें कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होगा, लाइक AB जो है, एक AB मान लीजिए एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, तो ये क्या होगा कि ये तो पूरा पूरा आयोनाइज हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे आयोनाइज होगा A+B-। ठीक है बेटा। अब देखो ये एक्वस है, ये एक्वस है, इसका C मोलर, ये 0 ये 0,
तो यहां से लिखिएगा C माइनस एक्स, यहां से x, यहां से x। ये देखो, तो यहां जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का जो के इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आएगा कितना, A प्लस का कंसंट्रेशन B माइनस का कंसंट्रेशन बाई AB का कंसंट्रेशन। चेक करो, ठीक है। सो A प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा x इंटू एक्स बाई C माइनस एक्स। तो यहां से जो के इक्विलिब्रियम आया वो आ गया एक्स स्क्वायर बाई C माइनस एक्स। ये देखो, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का साम्य स्थिरांक, इसको के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। ये देखो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को साम्य स्थिरांक बोलते हैं। क्या समझ में आया? अब जो है इसमें एक और टर्म डिफाइन होगा, जैसे अपन याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की कोटि, याद है? अब इसमें आएगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें, बात जरा समझी जाए कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, तो बात जरा क्लियर करें कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। यानी आयनन की कोटि, आयनन की कोटि, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो बेटा देखो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी आयनन की कोटि क्या है। जैसे हमने वियोजन की कोटि पढ़ी, वियोजन की कोटि का मतलब होता है एक मोल से कितना वियोजित हो रहा है, कितना टूट रहा है। तो आयनन की कोटि क्या होगी, सोचो, एक मोल वैद्युत अपघट्ट से, समझो, एक मोल वैद्युत अपघट्ट से जितना आयोनाइज हो रहा है, आयंस में बदल रहा है, उसे आयनन की कोटि कहते हैं। यानी कि देखो, एक मोल वैद्युत अपघट्ट से आयनों में परिवर्तित मोलों की संख्या को आयनन की कोटि कहते हैं। चेक करो बेटा, अब एग्जाम्पल से बताएंगे। एक मोल वैद्युत अपघट्ट से आयनों में परिवर्तित मोलों की संख्या को आयनन की कोटि कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने लिखा था कि AB अगर चेंज हुआ A प्लस B माइनस में, तो यहां लिखे थे बेटा C माइनस एक्स, एक्स एक्स, याद करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास बेटा वैद्युत अपघट्ट के C मोल हैं, तो क्या C मोल से X मोल ही तो आयंस में जा रहा है। देखो, क्लियर? तो इसका मतलब कि आयनन की कोटि जो आएगी, आयनन की कोटि जो आई वो C से X निकला ना, तो एक से कितना निकलेगा, X बाई C। इसी को अल्फा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा। तो अगर हम X की जगह C अल्फा रख दें, देखना, तो AB चेंज हुआ A प्लस B माइनस में, तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा। तो K इक्विलिब्रियम जो आया, यह आया बेटा C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा, यानी ये आया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यानी सीधा मतलब ये हुआ कि जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई वो C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा आई। देख लो, चेक करो। और क्या करते हैं कि बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइनरी का मतलब जो दो आयंस में टूटता है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का साम्य स्थिरांक हमेशा ही आएगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए,
तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। क्लियर? अब देखो, जैसे एक और समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एसिड है, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, लाइक CH3COH। CH3COH को जब आप आयोनाइज किए तो कैसे आयोनाइज हुए? CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है बेटा, इसका कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। ये देखो, ये समझ में आ गया? देखो वही है, X की जगह C अल्फा ना। तो इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा उसको नाम दे देते हैं बेटा Ka से। अच्छा, Ka क्यों? एसिड है इसलिए Ka। एसिड का साम्य स्थिरांक अगर देखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम ना, तो Ka लिखेंगे और ये वैल्यू उसी तरह लिखेंगे CH3CO माइनस कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COH कंसंट्रेशन। तो यहां से आ जाएगा C अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा। तो यहां से बेटा के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आएगी वो C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। चेक करो, के इक्विलिब्रियम कितना आ गया? C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और यही Ka है। ओके, देखिए Ka आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए दुर्बल बेस होता, दुर्बल क्षार होता, तो देखो कैसे लिखते। अगर मान लो आपके पास कोई दुर्बल क्षार आया, तो दुर्बल क्षार का साम्य स्थिरांक कैसे लिखेंगे इसकी भी बात करते हैं। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास NH4OH, ये एक दुर्बल क्षार है, तो इसको जब आप आयोनाइज करोगे NH4 प्लस OH माइनस, ये देखो क्लियर। तो यहां से C1 माइनस अल्फा, ये देखो, ये लिखना आना चाहिए ना। यहां क्या लिखोगे? C अल्फा C अल्फा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखो, C माइनस एक्स कर दो, X की जगह लिख देना C अल्फा। तो यहां से जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो KB के बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। चेक करो, तो K इक्विलिब्रियम कितना जाएगा? C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का ना बेटा? तो यहां से K इक्विलिब्रियम का वैल्यू ये आ गया। ओके, अब ध्यान समझे, तो यहां से ध्यान रखना KB हो गया, तो Ka और KB, क्या आपको ये लिखना आ गया? देख लीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बेस आ जाता है जिसमें OH नहीं होता और बोलता है इसका OH माइनस कंसंट्रेशन निकालो। तो ध्यान से करना, जैसे लाइक अमोनिया में बोला कि इस अमोनिया से जब इसको जल में मिलाएंगे तो कितना OH माइनस कंसंट्रेशन मिलेगा। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ना। सो अमोनिया, कभी भी कोई अगर आपके पास ऐसा बेस हो, ध्यान सुनना बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा बेस हो जिसमें कि OH ना हो, तो सिंपल उसका रिएक्शन वाटर से करा दो। ये थोड़ा मोड़ा आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ब्रोंस्टेड बेस, याद है? तो जो H प्लस लेता है वो ब्रोंस्टेड बेस होता है, और जो H प्लस देता है वो ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। क्लियर है? तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां से मिलेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये देखो, हाँ, तो अपन क्या कर रहे थे बेटा कि अगर कोई ऐसा बेस हो जिसमें OH ना हो, तो उसका सीधा तरीका है कि उस बेस का रिएक्शन यानी अभिक्रिया जल से करा दीजिए। जल से कराएंगे तो इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा वो आप लिखिएगा NH4 प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन बाई अमोनिया का कंसंट्रेशन। वाटर का नहीं लेते हैं क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है और उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो
तो इस कांस्टेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है, इसलिए वाटर का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये बराबर होगा Kb अमोनिया के। अच्छा, यही जो है Kb ऑफ NH4OH होगा, देखो, ठीक है, चाहे अमोनिया हो चाहे NH4OH हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अमोनिया जल से अभिक्रिया करके पहले NH4OH ही बनाता है। जैसे और देखो, मान लीजिए आपके पास पाइरीडीन है, पाइरीडीन, ये देखो बेटा पाइरीडीन है, और इस क्योंकि इसमें OH नहीं है तो इसका रिएक्शन जल से कराइएगा। तो जब इसका रिएक्शन जल से कराइएगा तो देखो क्या मिलेगा, यहां से ये देखो सेम। तो इसका अगर C ले लें 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा, C अल्फा, तो यहां से क्या लिख दीजिएगा, Kb ऑफ पाइरीडीन, Kb ऑफ पाइरीडीन इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये देखो, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। क्योंकि आपको बताया गया कि अगर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम हमेशा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा ही आएगा। क्या बेटा समझ में आ गया? अगर OH माइनस है तो डायरेक्ट आयोनाइज कर दो, और अगर किसी क्षार में OH माइनस नहीं है तो उसे जल से अभिक्रिया करा के लिख दो, ठीक है। तो ये जो है आपको साम्य स्थिरांक लिखना आया आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब होता क्या है कि जो आयनन की कोटि है यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसकी बात करेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है, आयनन की कोटि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्लियर, समझो। तो देखना, आयनन की कोटि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम अब ये बात करेंगे। क्या भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, आयनन की कोटि, आयनन की कोटि नीचे दिए गए पदों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्या बेटा बहुत दिन से हिंदी नहीं लिखे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप ना। देखो पहला होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। समझो, पहला है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, नेचर पर। कैसे? क्या होता है कि अगर आप सोचो कि अगर प्रबल वैद्युत अपघट्ट है तो क्या वो 100% आयोनाइज होता है? दुर्बल है तो आंशिक होता है। तो इसका मतलब प्रकृति पे तो डिपेंड किया ना बेटा, निर्भर किया ना। तो यानी देखो क्या कहेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट 100% आयनित होता है, आयनित होता है तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट आंशिक आयनित होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब समझ में आ रहा भी कि वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। देखो होता क्या है, विलायक की प्रकृति पे कैसे निर्भर करता है। देखो होता क्या है कि जो विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुने होगे, तो जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, समझो। देखो होता क्या है, ध्यान सुनो, जो
F होता है कुलम्बिक फोर्स, वैद्युत अपघट्ट है तो उसमें प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो कुलम्बिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो अच्छा यहाँ पे जो K है वो है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो है ये जो फोर्स होता है कुलम्बिक फोर्स, हमने सुना होगा, ये फोर्स निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। चेक करो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तुम लोग को अगर फिजिक्स में पढ़े होगे तो पढ़े ही होगे। और ये K होता है, क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब सोचो जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कौन सा? जो प्लस माइनस को जोड़ के रखा है। तो जब प्लस माइनस में फोर्स कम हो गया तो क्या तुरंत आयोनाइज हो जाएगा? सोचो, जब प्लस माइनस में फोर्स कम हो गया तो क्या खट से आयोनाइज हो जाएगा? और खट से आयोनाइज हुआ, इसका मतलब आयनन की कोटि बढ़ गई। यानी जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें आयनीकरण ज्यादा होगा। यानी ध्यान सुनिएगा, जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें आयनीकरण ज्यादा होगा। आयनीकरण ज्यादा होगा अर्थात आयनन की कोटि ज्यादा होगी। चेक करो बेटा, अर्थात आयनन की कोटि ज्यादा होगी। क्या दो फैक्टर क्लियर हो गए? देखिए तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका तापमान। तापमान पर कैसे डिपेंड करती है आयनन की कोटि? तापमान पर कैसे निर्भर करती है देखते हैं। देखिए तीसरा जो आएगा, थर्ड, वो आया तापमान। तापमान टेम्परेचर। देखो होता क्या है, जैसे ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है तो A+B- में टूटता है। तो क्या होता है कि जनरली जब कोई इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी। क्या भाई? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, पता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ऊष्माशोषी क्या होता है? जो ऊष्मा लेते हैं। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, और ऊष्माक्षेपी होता है जिससे हीट निकलती है। ठीक है, तो जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट का आयनीकरण है वो ऊष्मा शोषी होता है। ठीक है, प्रायः वैद्युत अपघट्ट का आयनीकरण ऊष्मा शोषी होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया
अग्र दिशा में जाती है, अग्र दिशा में जाती है, अतः आयनन की कोटि बढ़ जाती है। आयनन की कोटि क्या होती है? बढ़ जाती है। ये देखो, समझ में आया? यानी तापमान बढ़ाने से आयनन की कोटि बढ़ जाती है। अगला फैक्टर आता है बेटा तनुता। तनुता का मतलब होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब जल का मिलाना। तो देखो होता क्या है, सांद्रता होती है मोल्स बाई वॉल्यूम। सांद्रता क्या होती है? मोल्स बाई वॉल्यूम। अगर आपने जल मिला दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, सांद्रता कम हो गई। तो देखो क्या होता है कि जो AB अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां से आप ऐसे करिएगा, A प्लस B माइनस में तोड़िएगा। इसकी सांद्रता C, आयनन की कोटि अल्फा, तो क्या ऐसे लिखेंगे, और इसका जो साम्य स्थिरांक आएगा K इक्विलिब्रियम, वो आएगा बेटा C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। ये देखो, अगर अल्फा का वैल्यू बहुत कम है, यानी अल्फा यानी जो आयनन हो रहा है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, दुर्बल है, तो अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत कम है तो क्या हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं? अगर आपने 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिया तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया C अल्फा स्क्वायर। चेक करो बेटा, तो यहां से अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो K इक्विलिब्रियम बाई C का अंडर रूट आएगा। देखो ठीक है। अच्छा, K इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है, यानी अल्फा जो है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये देखो क्लियर? अच्छा, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो C क्या होता है, जल्दी बताओ? घटता है। जब C घटेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, यानी विलयन को तनु करने से आयनन की कोटि बढ़ जाती है। समझो, अर्थात ये हुआ कि विलयन को तनु करने से, विलयन को तनु करने से आयनन की कोटि बढ़ जाती है। विलयन को तनु करने से आयनन की कोटि बढ़ जाती है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? ये देखिए, तो ये है जिन जिन फैक्टर्स पे आयनन की कोटि निर्भर करती है। अब हम आगे बात करेंगे, एक होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ना, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम ना। अब ये क्या होता है समझो, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। ठीक है बेटा, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। अभी ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या होता है? देखो, ये बोलता है कि अगर कोई वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट हो, एक्वस का मतलब जलीय विलयन ना, AQ मतलब एक्वस, तो A प्लस एक्वस, B माइनस एक्वस, यहाँ C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा भी जो पढ़े थे वही है बेटा। K इक्विलिब्रियम का वैल्यू लिखे C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यदि अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा का वैल्यू हो जाएगा K इक्विलिब्रियम बाई C का अंडर रूट। ये देखो, अब अगर ऐसा हो गया, समझो कि अल्फा का वैल्यू आ गया, अब K इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट ही है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट। ये देखो, ये है ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी दुर्बल बाइनरी मतलब समझे, जो 2 आयंस में टूटे ना, किसी भी दुर्बल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सांद्रता के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चेक करो, सांद्रता के
स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देखो, क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर। तो यहां से समझ में आ गया कि जो है वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, अगर आपके पास कोई वीक बाइनरी, ध्यान रखना बेटा, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए तनुता का नियम काम नहीं करेगा। वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल द्विआयनित, दुर्बल, समझ में आ रहा है? बाइनरी का मतलब जो दो आयंस में टूटे। दुर्बल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सांद्रता के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ रहा है? यानी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, किसी दुर्बल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो दो आयन में टूटे, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की आयनन की कोटि सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। क्या कहानी क्लियर हो रही है? इसको बोलते हैं हम लोग ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।